हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हम बात कर रहे थे मूवमेंट्स की। इससे पहले वीडियोज़ में आप लोगों ने क्या देखा, इससे पहले की वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा कि मूवमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, मूवमेंट्स के डेरिवेशन में हम देखा कि कौन कौन से मूवमेंट्स हैं, और मूवमेंट्स और सेंट्रल मूवमेंट्स में हम लोगों ने रिलेशन जो है पिछली वीडियोज़ में हम देख चुके हैं। आज के वीडियोज़ में हम जो मूवमेंट्स के बचे हुए 3 पार्ट्स हैं और उन 3 पार्ट्स को जो हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, और उसके बाद जो है आपका मूवमेंट्स का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो वो 3 टॉपिक्स हैं दोस्तों। पहला टॉपिक्स है आपका कि अगर हम मूवमेंट्स के ओरिजिन और स्केल को चेंज कर दें तो मूवमेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है आपका ये रहेगा। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है आप लोगों का, दूसरा टॉपिक रहेगा कि शेपर्ड ने जो है कुछ ग्रुप्स एरर को जो है वापस करेक्शन करके कुछ फॉर्मूलेज दिए थे, तो उन फॉर्मूलेज को मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सेकंड टॉपिक्स हमारा शेपर्ड के ऊपर रहेगा। ठीक है, थर्ड टॉपिक्स रहेगा हमारा कि पियर्सन ने जो कुछ बीटा और गामा कोफिशिएंट्स वगैरह दिए थे, वो बीटा और गामा कोफिशिएंट्स जो है आपको कर्टोसिस और स्क्यूनेस में काम आते हैं, क्योंकि आपको कर्टोसिस और स्क्यूनेस जो निकालेंगे बीटा और गामा जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी सहायता से निकाले जाएंगे। ठीक है, तो उन पियर्सन के कोफिशिएंट बीटा और गामा को आप लोगों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक्स है वो क्या टॉपिक्स है दोस्तों, वो टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन मूवमेंट्स। ठीक है, क्या है टॉपिक, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन मूवमेंट्स। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ओरिजिन और स्केल को चेंज कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मूवमेंट्स पर। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे पूरा डिराइव करके बता देता हूँ आप लोगों पर कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, मान लो जब कोई चेंज नहीं किया था तब आपका वेरिएबल था x। ठीक है, जब आप इसमें चेंज कर देंगे, इसका ओरिजिन या फिर स्केल चेंज कर देंगे, उसके बाद जो नया वेरिएबल बन के आएगा आपका, वो हो जाएगा दोस्तों ui। ठीक है, क्या हो जाएगा ui। ठीक है, तो ये ui की वैल्यू जो होगी आपके पास में xi माइनस a ऑन h होगी। ठीक है, जहाँ h क्या है दोस्तों, जहाँ h आपका होगा वर्ग अंतराल, क्या होगा दोस्तों वर्ग अंतराल। ठीक, और a तो आप लोग जानते हैं कोई भी स्वैच्छ संख्या हो सकती है, कोई स्वैच्छ संख्या। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मैं जो है xi को निकालना चाहूँ तो xi क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आपका xi हो जाएगा a प्लस hui। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे xi निकाल पा रहे हैं, तो इसी प्रकार क्या मैं x बार निकाल सकता हूँ। ठीक, तो इस तरीके से x बार भी निकाला जा सकता है। अब आप इन दोनों से क्या इस तरीके से ये निकाल सकते हैं, xi माइनस x बार बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैंने xi में से x बार माइनस किया तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, ये म्यू आई माइनस म्यू बार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ सेंटर मूवमेंट म्यू आर की, जिसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों। ठीक, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, xi माइनस एक्स बार की वैल्यू जो है पुट कर दूँगा। ठीक, तो जैसे मैं यहाँ पे xi माइनस एक्स बार की वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा h की पावर r और ये ui माइनस u बार की पावर r। ठीक है, नाउ मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ अरेंजमेंट करके, h की पावर r 1/n समीशन a फाई ui माइनस u बार की पावर r। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका न्यू फॉर्मूला बन के आएगा सेंट्रल मूवमेंट का, वो ये होगा। ठीक है, जब आप चेंज कर देंगे स्केल और ओरिजिन को, तब आपका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो इस प्रकार से आएगा। तब आपको उस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज करना है सेंट्रल मूवमेंट के लिए। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ मूवमेंट्स के लिए, तो मूवमेंट्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों म्यू आर डैश इक्वल्स टू 1/n समीशन a फाई xi माइनस a टू दी पावर r। ठीक है, नाउ
अब मैं यहाँ पर एक्स आई माइनस ए की वैल्यू पुट कर दूंगा। कहाँ से मिलेगी एक्स आई माइनस ए की वैल्यू? यहाँ से देख पाइए आप, एक्स आई माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू आई एच, ठीक है, या फिर एच यू आई। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पर पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, एच टू दी पावर आर और यू आई की पावर आर, ठीक। इसको अरेंजमेंट करके लिखेंगे तो एच टू दी पावर आर 1/n समीशन एफ आई यू आई टू दी पावर आर, ठीक है। तो मोमेंट्स का जो फॉर्मूला है जो आपको इस तरीके से यूज़ करना है जब आप उसका ओरिजिन और स्केल चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। क्या इफेक्ट नज़र आ रहा है आप लोगों को कि जो आपका सेंटर मूवमेंट जो और मूवमेंट्स जो था वो एच टू दी पावर आर का मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। कब हो जाता है? जब आप उसका स्केल और ओरिजिन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस जब आप उसका स्केल और ओरिजिन चेंज कर देंगे उस कंडीशन में आप लोगों को जो है फॉर्मूला लेना है सेंटर मूवमेंट के लिए ये काम में, और मूवमेंट्स के लिए ये फॉर्मूला काम में लेना है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम जो है डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड टॉपिक है हमारा, सेकंड टॉपिक है शेपर्ड्स करेक्शन ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है। शेपर्ड्स ने जो है ग्रुप एरर को किस तरीके से करेक्शन करके जो न्यू फॉर्मूले दिए थे, ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे। दरअसल शेपर्ड ने किया क्या? शेपर्ड ने क्या किया था, जब आप वर्गीकृत अंतराल पर डिस्कस करेंगे, जब आपने पिछली क्लास में जो है वर्गीकृत अंतराल देखा होगा, तब आप लोग उसमें क्या करते थे, जब भी वर्गीकृत अंतराल आता था तब आप क्या करते थे, जब वर्गीकृत का जो अंतराल आता था तो उस पर जो है आप क्या करते थे, एक नया मीन निकाल लेते थे, ठीक है। बारंबारताओं के लिए अलग से मीन निकाल लेते थे, यानी कि जो उनका औसत वैल्यू जो है वो निकाल लिया करते थे और बता देते थे कि जो आपका बारंबारता जो है वो इस मीन पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम वर्क करते थे, लेकिन शेपर्ड ने क्या कहा कि यार जब आप लोग वर्ग अंतराल पर डिस्कस करते हैं, वर्ग अंतराल की स्टडी करते हैं, जैसे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और कुछ इस प्रकार से उनकी बारंबारताएं दे दी जाती थी, ठीक है। जैसे 2, 3, 1, 2, 3, ठीक। इस तरीके से उनकी जो है बारंबारताएं दे दी जाती थी, ये वर्ग अंतराल दे दिया जाता था, ठीक। और जो भी है आपका वर्ग अंतराल और इधर से ये आपकी बारंबारताएं दे दी जाती थी, ठीक है। फिर आप क्या करते थे, एक नया जो है अंतराल निकाल लेते थे, अंतराल तो नहीं, कुछ नया जो है आप माध्य निकाल लेते थे इनका, ठीक है। किस तरीके से माध्य निकालते थे, इन दोनों के औसत वैल्यू को हम जो है यहाँ पे काम में ले लेते थे, ठीक है। और हम कह देते थे जो आगे की कैलकुलेशन होती थी फिर हम जो है इन वैल्यूज़ के जो है बेसिस पर निकालते थे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो आप लोग यहाँ पे करते थे कि जो आपने जो है बारंबारता है वो वर्ग अंतराल पर से तो इसका डिपेंडेंस खत्म करके इस पर डिपेंड कर देते थे। आप लोग क्या करते थे, जो बारंबारताएं जो है अब किस पे डिपेंड हो जाती थी, इस औसत वैल्यू पर डिपेंड हो जाती थी, इस माध्य मान पर डिपेंड हो जाती थी, ठीक है। तो शेपर्ड ने क्या कहा कि यार वर्ग अंतराल में अगर आप ध्यान से देखें तो 2 और 4 के बीच में वैल्यू जो है यहाँ पर आती है, ठीक है। 2 और 4 के बीच में वैल्यूज रहती है और आप लोग जब इसका जो है सिर्फ और सिर्फ 3 पर ही डिपेंडेंस करवा देते हैं, ठीक है, इसको सिर्फ 3 पर ही केंद्रित करवा देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2.3, 2.1, 2.2 इस तरह की जो बीच की वैल्यूज़ हैं वो कहाँ जाएगी, ठीक है। उस पर भी तो बारंबारताएं डिपेंड कर रही है। अंतराल का मतलब क्या होगा, 2 और 4 के बीच की जो सारी वैल्यूज़ हैं उन पर, ठीक है। जैसे 2.5 हो गया, 3.5 हो गया, इनका क्या होगा, ठीक। तो शेपर्ड ने कुछ ऐसा ही बताया कि वर्ग अंतराल का मतलब है कि 2 और 4 के बीच की सारी वैल्यूज़, ठीक। और जबकि जो हम काम में लेते हैं मध्य वैल्यू जो हम काम में ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। यानी कहने का ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो माध्य पर डिपेंड करती है आपकी बारंबारताएं जब आप ऐसा करते हैं, ठीक है। तो शेपर्ड ने क्या कहा, जब आप सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर माध्य पे ही निकाल रहे हैं, बाकी वैल्यूज को छोड़ रहे हैं,
तो कुछ ना कुछ एरर्स जरूर आएगी। आपका जो मूवमेंट्स निकालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आएगी, ठीक है। और उन एरर्स को दूर करने के लिए सेपर्ड ने कुछ करेक्शन करके फॉर्मूले दिए कि आप इन फॉर्मूलोज का यूज कीजिए, तो आपको करेक्शन जो आपको जो है एरर्स है वो नहीं आएगी, ठीक है। और उसने जो है कुछ कंडीशंस भी बताई कि आप जो है कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में, कौन कौन से बंटन में जो है इन जो फॉर्मूलोज का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उन कंडीशंस की बात करता हूँ अब आप सुन, ठीक है। तो दो कंडीशंस जो है सेपर्ड ने बताई है। तो पहली कंडीशन जो है कि आपका बंटन संतत होना चाहिए दोस्तों। संतत मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए बंटन। दूसरी कंडीशन बताई उसने, दूसरी कंडीशन बताई कि जब भी आप बारंबारताएं लिखेंगे तो पहले आप बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाएंगे और लास्ट में जो है आपकी बारंबारताएं जो है शून्य की ओर अग्रसर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में तो बढ़ती हुई होनी चाहिए और लास्ट में जो है घटती हुई होनी चाहिए, ठीक है। किस तरीके से, जैसे सपोज दैट ये आपका x कोई चर है और इसकी y जो है बारंबारताएं हैं, जैसे 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 2 1, ठीक। इस तरीके से जो है ये बारंबारताएं हैं, ये पहले बढ़ती हुई क्रम में होनी चाहिए और लास्ट में घटती हुई क्रम में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपका कुछ इस तरीके से बंटन दिया हुआ है, तो अगर वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उस स्थिति में जो है आप कौन से फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये फार्मूले हैं। उसने कुछ करेक्शन करके बताया कि आप ऐसा अगर फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके मूवमेंट्स में जो है कोई एरर नहीं आएगी। तो μ3 को आपको जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इससे ही निकालेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी μ3 के लिए। μ2 के लिए आपको क्या करना है, μ2 में से माइनस करना है h²/12। अगर आप ऐसा कर देंगे तो कोई एरर नहीं आएगी। और μ4 में से क्या करेंगे, μ4 में से आप माइनस करेंगे, μ4 में से माइनस किया मैंने h²/2 μ2 माइनस 7/240 h⁴, ठीक है। अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो जो आपका जो μ4 मिलेगा, μ4 मूवमेंट जो मिलेगा वो एकदम क्या मिलेगा दोस्तों, करेक्ट मिलेगा, कोई एरर उसमें नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूले जो उसने सेपर्ड ने बताए, ठीक है, इसलिए बताया ताकि कोई एरर ना आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पियर्सन के कोफिशिएंट की, ठीक है। चलिए, ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करने वाले हैं पियर्सन के बीटा और गामा कोफिशिएंट की, ठीक है। बीटा और गामा कोफिशिएंट जो है आपके कर्टोसिस और स्क्यूजनेस जो है ज्ञात करने में भी काम आएंगे, ठीक है। तो क्या है बीटा और गामा कोफिशिएंट, तो आपका बीटा 1 कोफिशिएंट है कि बीटा 1 कोफिशिएंट का फॉर्मूला है दोस्तों μ3² अपॉन μ2 का क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है बीटा 1 का, ठीक है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है, इसका कोई जो है आपको कोई क्लासिफिकेशन नहीं देना है, ठीक है। तो ये बीटा 1 का फॉर्मूला है, बीटा 2 का फॉर्मूला है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर, ठीक है। एज इट इज आप लोगों को इस तरीके से ये फॉर्मूले याद होने जरूरी है दोस्तों, ठीक है। और गामा 1 है, गामा 1 होता है अंडर बीटा 1, ठीक है। और बीटा 1 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, μ3² अपॉन μ2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो μ3² का μ3 हो जाएगा और μ2 की पावर क्यूब का क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा पावर में, ठीक। और गामा 2 क्या होता है, बीटा 2 -3 होता है गामा 2। तो गामा 2 बीटा 2 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू μ4 - 3 μ2 का स्क्वायर अपॉन μ2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है गामा 2 की वैल्यू भी आ जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गामा 1 और गामा 2 जो है बीटा 2 पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आप लोग बीटा 2 और बीटा 1 को ध्यान रखिए और गामा 1 गामा 2 वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। कैसे, आप याद रखिए गामा 1 क्या होता है अंडर रूट बीटा 1 होता है, ठीक है। और गामा 2 क्या होता है बीटा 2 -1 होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से आप देख पा रहे होंगे कि गामा 1 का रिलेशन बीटा 1 से है, गामा 2 का रिलेशन बीटा 2 से, ठीक है। यानी कि बीटा 1 और बीटा 2 याद रखिए बस, और गामा 1 और गामा 2 ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है मूवमेंट्स का जो है थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा हो चुका है दोस्तों। आई होप आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप वीडियो को वापस से देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इससे आपको मूवमेंट चैप्टर जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से
पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।